हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज को और कैरोलिन एज को। यानी कि इससे जो पहले वीडियो हमने डिस्कस किया है वो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने मिडिल एज को कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने एलिजाबेथन एज को कंप्लीट किया है। और इसके साथ साथ ही हमने मिडिल एज से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते थे उनको भी डिस्कस कर दिया है। और एलिजाबेथन एंड रेनेसा पीरियड से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी डिस्कस कर दिया है। अब हमारा जो पार्ट है वो जैकोबियन एंड कैरोलिन एज पे सेंटर्ड है। ठीक है, मेनली कंफ्यूज नहीं होना है इन टर्म्स पे, इनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या है ये जैकोबियन एंड कैरोलिन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, देख लेते हैं जैकोबियन एज जो कि 1603 से लेकर 1625 तक थी। यानी कि यहाँ पे जैकोबियन एज कब से कब तक थी, तो 1603 से लेकर 1625 तक। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हमारी जैकोबियन एज रहती है। इसका फर्स्ट जो की फैक्ट है वो ये है कि जैकोबियन एज जो है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कि ब्रिटिश हिस्ट्री में जैकोबियन एज कहाँ से स्टार्ट होती है। तो रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, यानी कि अब 1603 से 1625 यहाँ पे कौन किंग था, तो किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द लिटरेचर ऑफ जैकोबियन एज का लिटरेचर कैसा था, तो ये डार्क था और ये क्वेश्चन करता था सोशल ऑर्डर पे। ठीक है, डार्क मीन्स सम सेंस समझिए कि जो सोशल इश्यूज को प्रेजेंट करे अपने वर्क्स में। ठीक है, यानी कि जो समाज में करप्शन हो रहा हो, जेलसी हो रही हो, यानी कि जो कोई किंग का सर्वेंट उसकी पोजीशन लेना चाहता हो, जैसे कि मैकबेथ के प्ले में आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें देखने को मिलती थी इस टाइम के लिटरेचर में, वही है डार्क थीम। ठीक है, क्वेश्चन करते थे सोशल ऑर्डर पे, यानी कि समाज में जो भी बुराइयां थी उस पर ये क्वेश्चन करते थे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे मोनार्क पे हो, हर चीज पे ये क्वेश्चन करते थे उस टाइम पे। ठीक है, अब इसके बाद जो जैकोबियन एज का जो टाइम था, उस टाइम पे लोगों की कैसी मतलब लाइफस्टाइल कैसी थी, तो टाइम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटी एंड मैनी फेयर्ड एंड इम्पेंडिंग सिविल वॉर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सिविल वॉर होने वाला था उसकी वजह से काफी असमंजस की स्थिति थी और लोग काफी ज्यादा फियर में थे। ठीक है, लोग काफी डरे हुए थे, इनफैक्ट ये कह सकते हैं। अब यहीं पे शेक्सपियर ने क्या किया, रोट सम ऑफ मोस्ट इसेंशियल ट्रेजेडीज इन जैकोबियन एज। ठीक है, तो जैकोबियन एज में अगर पूछा जाए कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं, तो आप याद रखिएगा जो जैकोबियन एज में इनकी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है उनका नाम है मैकबेथ। ठीक है, जो डार्क थीम को एक्सप्लोर करती है। ओथेलो, जिसमें आपको जेलेसी जैसा डार्क थीम मिलेगा। नेक्स्ट जो इनकी थीम है वो है किंग लियर, इनका वर्क। ठीक है, जिसमें आपको डार्क थीम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री ओरिजिनेटेड इन द जैकोबियन एज। अब जैकोबियन एज में दो तरह की पोएट्री, स्कूल ऑफ पोएट्री थे, तो कौन कौन से, द कैवेलियर एंड द मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, तो कैवेलियर मेनली ये थे जो किंग जेम्स को सपोर्ट करते थे, पार्लियामेंट के अगेंस्ट ये सपोर्ट करते थे, किसको, किंग जेम्स को। ठीक है, और मेटाफिजिकल पोएट्री क्या थी, क्या कहती थी, तो ये मतलब जो मतलब दिख नहीं रही चीजें, एक तो चीजें होती जो दिख रही हैं उस पे आप यकीन करें, लेकिन एक ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब इस ऑर्डिनरी दुनिया से परे होती है, यानी कि मेटाफिजिकल भौतिकता से परे जो चीजें होती हैं उस पे मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, एक इंटेलेक्चुअलिटी इस तरीके के राइटर्स में देखने को मिलेगा। जॉन डन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम देख लेते हैं जैकोबियन एज का लिटरेचर कैसा था। ओके, जैकोबियन एज वाज हाईली प्रोडक्टिव पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, पार्टिकुलरली इन ड्रामा, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था मेनली किस चीज में, तो ये ड्रामा में। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट जो प्लेस हैं वो इसी में लिखे गए। ठीक है, जिसकी वजह से एक ड्रामा को इन्फ्लुएंस मिला। और यहाँ पे थ्री प्रोमिनेंट प्ले प्रोड्यूस्ड टुडे आर फ्रॉम द पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर, जैसा कि मैंने बताया था कि विलियम शेक्सपियर ने थ्री प्लेस यहाँ पे लिखे। अब याद रखिएगा, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606 एंड ओथेलो 1603। कभी कभी क्या होता है कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि जैकोबियन एज में जो मैकबेथ प्ले लिखा गया है वो कब लिखा गया था, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले कब लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि जैकोबियन एज में तीन ही प्लेस हैं जो विलियम शेक्सपियर के पब्लिश हुए थे। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है मैकबेथ। मैकबेथ कब पब्लिश हुआ था, तो 1606 में।
और ओथेलो 1606 में, ओथेलो 1603 में, और यहाँ पे जो किंग लियर है वो 1605 में पब्लिश हुआ था, किंग लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि तीन ही प्लेस हैं जो जैकोबियन एज में पब्लिश्ड हुए थे। क्लियर। देखिए शेक्सपियर को आप एक पॉइंट भी अगर उस सिलेबस में है, अगर उस टॉपिक में शेक्सपियर का नाम तक भी है, तो शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन उस एज में क्या है इससे आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैकोबियन एज में मेनली मेटाफिजिकल पोएट और ये जो शेक्सपियर का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ड्रामा के एरिया में, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हो जाता है कि लिटरेचर में शेक्सपियर का क्या कंट्रीब्यूशन था वो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेनली देख लेते हैं लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि डार्क थीम्स पे लिखी जाती थी। समाज में या सोसाइटी में जो चीजें चल रही थी, मोनार्क में जो करप्शन चल रहा था, चर्च में पार्लियामेंट में जो करप्शन चल रहा था, या फिर जो जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं थी, तो उनको लोग क्या करते थे, लोग अपने वर्क्स में, जो ऑथर्स और राइटर्स थे वो अपने वर्क्स में उनको बताते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन द सोशल ऑर्डर, अब यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेटाफिजिकल पोएट्री जो है, जो दिख रहा उस पे बात नहीं करते थे, वो मेनली बात करते थे कि जो मतलब दिख रहा वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे का सीन क्या है, यानी कि गॉड कहाँ से आया, क्या है उसकी एग्जिस्टेंस, इन सब चीजों पे वो सवाल करते थे। ठीक है। अब जैकोबियन एज लिटरेचर वाज नोन फॉर ड्रामेटिक ट्रेजेडीज, ड्रामेटिक ट्रेजेडीज तो मैंने बता ही दिया, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर इसी एज में सबसे ज्यादा फेमस हुए प्ले हैं जो विलियम शेक्सपियर ने प्रोड्यूस किए हैं। और एक टर्म आपको और मिलेगा जो सटायर एंड मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है। सटायर मींस क्या होता है वो समझिए। सटायर यहाँ पे बेन जॉनसन का कंट्रीब्यूशन है सटायर में, बेन जॉनसन, एल्केमिस्ट इनका वर्क है, एल्केमिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे जो इनका सटायर का मतलब समझिए क्या है, सटायर मेनली, सटायर क्रिटिसाइजेस द इशू ऑन सटायरिकल वे। सटायरिकल मीन्स कि किसी पे व्यंग्यात्मक कटाक्ष करना, इसी का मतलब होता है सटायर। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे हमारा ड्रामेटिक ट्रेजेडीज और सटायर और मेटाफिजिकल पोएट्री इस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स थे जैकोबियन एज के, उनको डिस्कस करेंगे। ये प्रोमिनेंट राइटर्स कौन कौन से थे, तो पहला नाम आता है विलियम शेक्सपियर का। ग्रेट ट्रेजेडीज जो इनकी थी यहाँ पे वो पब्लिश्ड हुई थी, कौन कौन सी बता ही दिया मैंने, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। ठीक है। ये यहाँ पे पब्लिश्ड हुई, तो ये ड्रामा के एरिया में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। और जॉर्ज चैपमैन, तो ये मेनली ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं। किस चीज के लिए ट्रांसलेशन, तो इन्होंने होमर का, होमर्स इलियाड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया था, जो कि कंसिडर किया जाता है इंग्लिश में कोई अनदर लैंग्वेज को ट्रांसलेशन माना जाता है। ये जो जॉर्ज चैपमैन ने होमर का इलियाड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया। और यहाँ पे जो थर्ड इम्पोर्टेंट राइटर बन जाते हैं वो बेन जॉनसन, इनका सटायर में काफी ज्यादा इनका पॉपुलर किया, जिनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है द अल्केमिस्ट। ठीक है। तो इन्होंने सटायर टर्म को काफी ज्यादा पॉपुलर किया इस एज में। क्लियर। तो ये हमारे थ्री इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर हो जाते हैं जैकोबियन एज के। तो यहाँ पे राइटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था जैकोबियन एज में हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज के कुछ प्रोमिनेंट पोइट्स के बारे में, डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोइट्स थे इस एज के। तो फर्स्ट जो हमारा नेम है यहाँ पे वो है जॉन डन। ठीक है। तो जॉन डन ने सबसे ज्यादा मेटाफिजिकल पोएट्री में काम किया है, मेटाफिजिकल पोएट्री में काम किया है, और ये जाने जाते थे फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए।
ठीक है, फाउंडर थे ये किसके, मेटाफिजिकल पोएट्री के। ठीक है, अब यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो जॉर्ज हर्बर्ट जो थे ये मेनली जाने जाते थे किस चीज के लिए, ये जाने जाते थे अपने रिलीजियस वर्क्स के लिए। ठीक है, रिलीजियस वर्क्स के लिए जाने जाते थे। और इनको मतलब ये भी बोला जाता था कि इनको बोला जाता था डिवोशनल लिरिसिस्ट। ठीक है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा जो वर्क्स हैं वो किस पे लिखे गए हैं, रिलीजन पे लिखे गए हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैकोबियन एज का कौन सा ऐसा पोएट है जिसको ये डिवोशनल लिरिसिस्ट बोला जाता है, जिसने सबसे ज्यादा रिलीजन पे काम किया है, आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक करना चाहिए कि जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट ही यहाँ पे थे, और ये इंग्लैंड में क्या थे, तो इंग्लैंड में ये प्रीस्ट थे, इंग्लैंड में ये प्रीस्ट थे। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड जो भी, और इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है वो भी यहाँ पे लिख लीजिए, ईस्टर विंग्स। ईस्टर विंग्स करके इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि 1633 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पोएट है वो है रॉबर्ट हेरिक। रॉबर्ट हेरिक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा लिटरेचर के एज में और जैकोबियन एज में लिटरेचर के क्षेत्र में, तो इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इनका जो एक फेमस वर्क था हेस्पेरिड्स, हेस्पेरिड्स, और इसका एक और अन्य नाम था, और द वर्क बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, ह्यूमन एंड डिवाइन, जो कि कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1648 में। ठीक है, और दूसरी चीज ये कौन थे, ये कैवेलियर पोएट्री के लिए जाने जाते थे, कैवेलियर पोएट्री के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं जैकोबियन एज के पोएट से रिलेटेड। ओके, डिस्कस करेंगे कैवेलियर पोएट्री एंड कैवेलियर पोएट्स, यानी कि ये कौन से, कॉन्सेप्ट क्या है, और ये बेसिकली जैकोबियन एज में आपको दो तरीके के स्कूल्स ऑफ पोएट्री दिखेंगे। फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा ये मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल, देन उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट हमारा ग्रुप हो जाएगा कैवेलियर पोएट्री। ठीक है, तो मेनली जो कैवेलियर पोएट्री थी वो मेनली क्या थे कि उसमें एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ठीक है, सेंचुरी, 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, जो कि सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स को, सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, किसके सपोर्ट, किसके अगेंस्ट इनका स्ट्रगल था, किंग चार्ल्स फर्स्ट का स्ट्रगल था किसके साथ, पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट के साथ इनका स्ट्रगल था, जिसमें इनको सपोर्ट करते थे ये ग्रुप ऑफ पोएट्स। ठीक है, तो क्लियर हो जाता हमारा कैवेलियर पोएट्री क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा शॉर्ट डाउन हो जाता है। देख लेते हैं सम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस मूवमेंट। तो फर्स्ट नेम जो है वो रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लवलेस एंड सर जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरो। तो कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोएट्स निकल के आते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट पोएट हैं वो यहाँ पे हैं रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट हेरिक। ठीक है, रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लवलेस। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रिचार्ड लवलेस हो जाते हैं। ठीक है, रिचार्ड लवलेस, और थर्ड जो बनते हैं यहाँ पे वो सर जॉन सकलिंग, सर जॉन सकलिंग। ठीक है, और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट हमारे कैवेलियर पोएट हो जाते हैं थॉमस कैरो। क्लियर।
तो यहाँ पे ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो था कैवेलियर पोएट्री और कैवेलियर पोएट्स कौन थे, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डाउट था, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। मेनली कैवेलियर पोएट वही थे जो किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। उनका स्ट्रगल था किसके साथ, पार्लियामेंट के साथ। क्लियर, 17th सेंचुरी में ये ग्रुप ऑफ पोएट्स थे। तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को डिस्कस करेंगे, यानी इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पोएट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और इनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री का आप सबसे समझिए। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये ब्लू कलर ले लिया है जिससे आपको मैं अच्छे से इंडिकेट कर सकूं। तो यहाँ पे मेटा और फिजिकल, इनको अलग अलग करके देखिए। तो मेटा मीन्स हो गया आपका क्या, बियॉन्ड। और यहाँ पे फिजिक का मतलब हो गया बियॉन्ड द फिजिक एंड साइंस, फिजिक एंड साइंस एंड साइंस। ठीक है, यानी कि ऐसी पोएट्री जो मतलब बियॉन्ड कंक्रीट थिंग्स से अलग होके सोचे, यानी जिन ऐसी चीजों पे बात करे जो जिनको कंक्रीट तरीके से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऐसे आइडियाज पे बात करते थे मेटाफिजिकल पोएट्री के जो पोएट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि जो मेटा लिटरेरी क्रिटिक और पोएट थे सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन ने इसको सबसे पहले क्वाइन किया था अपनी बुक। इनकी बुक का नाम क्या था, तो इनकी बुक का ये नाम था मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, ये इनकी बुक थी। और यहाँ पे इन्होंने मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स जो थे उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्वाइन इसको किया था सैमुअल सैमुअल जॉनसन ने, और इसको इसके फाउंडर बोले जाते हैं जॉन डन। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता। प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे, तो वो जॉन डन हो गए, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया, रिचार्ड क्रैसो हो गया, एंड्रयू मार्वेल एंड हेनरी वॉगन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेटाफिजिकल है उसका मतलब क्या है। तो मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक्स मीन्स साइंस, साइंस ऑफ कंक्रीट थिंग्स, यानी कि साइंस ऑफ कंक्रीट थिंग्स से बियॉन्ड होके जो सोचे वही मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, सो मेटाफिजिक्स मीन्स अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव कंक्रीट शेप, यानी कि जिनका कंक्रीट शेप ना हो, जो आंखों से ना देखी जा सके, उनके बारे में ये बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेटाफिजिकल पोएट्री और उनकी मतलब पोएट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर, तो हमने जैकोबियन एज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरोलिन एज को। ठीक है, कैरोलिन एज जो है बेसिकली वो पीरियड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के रेन का था, जो कि कब से कब तक था, 1625 से लेके 1649। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ तो कि किंग जेम्स जो थे उनका रेन था 1603 से लेके 1625 तक। ठीक है, और इससे पहले कौन थी, तो इससे पहले एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, जिनका था 1603 में जिनका एंड हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1603 से किंग जेम्स, उसके बाद आए थे हमारे चार्ल्स फर्स्ट, थी चार्ल्स फर्स्ट इसके बाद आए। तो ये कुछ मतलब मोनार्क इनको आप याद रखिएगा जो कि 1625 से लेके 1649 तक रहे। ठीक है, तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आप चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। वरना एलिजाबेथ कौन है, किंग जेम्स, चार्ल्स फर्स्ट, इसी में लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, उनका मेन कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हमको ये जान लेते हैं कि कभी कभी ये नेम पूछ लिया जाता है कि ये जो चार्ल्स नेम जो है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो चार्ल्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैरोलस। ठीक है, तो यहाँ से आया है ये कैरोलस, विच मीन्स चार्ल्स। ठीक है, तो लैटिन वर्ड कैरोलस से आया है चार्ल्स, लैटिन वर्ड कैरोलस, कैरोलस से आया है चार्ल्स। ठीक है,
तो इसी वजह से इनका जो ये नाम है इस एज का, ये कैरोलिन एज पड़ी थी। आफ्टर द डिमीज ऑफ जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट वाज अपॉइंटेड एज द किंग इन 1625 एंड 1629। जैसे कि मैंने बताया है कि जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद, उसके बाद आते हैं चार्ल्स फर्स्ट, जो कि 1625 से लेके 1649 तक इंग्लैंड पर रूल करते हैं। क्लियर? यहाँ पे कैरोलिन एज से रिलेटेड जो भी मोनार्क और ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती थी, वो मैंने इस स्लाइड में क्लियर कर दिया है। सो इस स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे जो पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड के अंदर, उसका क्या कॉज था, किसकी वजह से हुआ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पार्ट से बन सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो ये जो सिविल वॉर था ये कब से कब तक था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए सिविल वॉर कब से कब तक था। तो ये था 1642 से लेके 51 तक। ठीक है? यहाँ तक ये सिविल वॉर चला, यानी कि किंग जेम्स से लेके उनके जो प्रेसिडर्स थे, यानी कि उनके जो सन वगैरह थे, वो सब ये लड़ाई लड़े। ठीक है? उसके बाद बिटवीन ये किस वजह से था, तो ये था मेनली जो रॉयल्टीज और पार्लियामेंट के बीच में संघर्ष था। किसके बीच में? पार्लियामेंट के बीच में। ठीक है? और दूसरी चीज यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि किसके बीच में था, तो जो किंग जेम्स थे, और दूसरी चीज जो यहाँ पे सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट थे। यानी कि जो किंग जेम्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, जिनको बोला जाता था कैवेलियर, और जो सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको बोला जाता था राउंड हेड्स। इनके बीच में एक तरीके का वॉर था, जो कि एक सीरीज में होता चला गया 1642 से लेके 51 तक। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि रॉयल्टीज जो थे, यानी कि रॉयल मोनार्क थे, तो वो पार्लियामेंट के को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। मेनली उनको चाहिए था, उनका कहना था कि उनके पास डिवाइन राइट होने चाहिए। ठीक है? तो वो इस चीज को मानते थे कि जो रॉयल्टीज के जो राइट्स है वो उनको मिले, और वो जो पार्लियामेंट का जो मतलब होना चाहिए उसको इग्नोर करते थे, पार्लियामेंट के रूल को इग्नोर करते थे पूरी तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे हम आप डिस्कस करेंगे कैरोलिन, कुछ पोएट्स हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट हमारे हो जाते हैं जॉन मिल्टन। ठीक है? जिनका फेमस वर्क था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जो कि पब्लिश हुई थी हमारी 1629 में। ठीक है? ओके, पॉइंटर 1629 में ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो इनका वर्क है एल एलेग्रो एंड सेकंड पेनरेसो, ये पब्लिश हुआ था 1645 में। ठीक है? और इनका एक और पेस्टोरल एलिजी था, पेस्टोरल एलिजी, जो कि इन्होंने लिखा था एडवर्ड, किंग एडवर्ड की डेथ पर। ठीक है? किंग एडवर्ड की डेथ पे लिखा था। ठीक है? तो ये एक पेस्टोरल एलिजी हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे जॉन मिल्टन काफी इंपॉर्टेंट, एक और इनका है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, एंड इसका सेकेंड पार्ट है पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज रिगेन्ड, एंड अनदर इम्पोर्टेंट वर्क इज कैमोस। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट वर्क हो जाते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट कैरोलिन पोएट है वो यहाँ पे जॉन डन है। ठीक है? जॉन डन ने भी कंट्रीब्यूट किया है इस एज में।
दैट्स वाई कि इनको कैरोलिन पोएट, इन्होंने भी किंग जो जेम्स थे उनको, किंग चार्ल्स थे, इनको सपोर्ट किया था, ठीक है, पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था, इस वजह से ये कैरोलिन पोएट में आते हैं। सो वन और इससे और थर्ड नंबर के जो पोएट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो रॉबर्ट हेरिक एंड रिचार्ड लवलेस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो पोएट्स हैं इस एज के, कैरोलिन पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कुछ हैं, इनके आप याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कैरोलिन पोएट के लिहाज से भी, और इस एज में जो कैरोलिन पोएट का इम्पैक्ट था उसमें ये राइटर्स काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एंड होता है, और इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही सीरियल वे में हमने डिस्कस कर लिया है पूरा जैकोबियन एज को, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया है कैरोलिन एज को। तो एक तरीके से दोनों पीरियड को बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड करके हमने ये वीडियो तैयार किया था, और काफी मेहनत इसमें लगी है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफी रिसर्च करने के बाद इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने इसको बताया, जो कि एग्जाम सेंटर्ड पॉइंट्स को इसमें रखे गए हैं। इसमें हमने कवर किया इंग्लैंड का जो सिविल वॉर हुआ है, उसको डिस्कस किया हमने, और यहाँ पे जो स्कूल्स ऑफ पोएट्री थे उनको भी डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट जो पोएट्स थे, इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सबसे ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप इस इम्पोर्टेंट सेशन से जुड़ पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट हो, कोई यहाँ पे क्वेरी है जो मैंने गलत पढ़ाया हो, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं पर्सनली भी उसको जाके रिप्लाई भी करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।